नमस्कार, आप सबका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पुनः मूलभूत अवधारणाएं, विज्ञान से जुड़ी मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, इसको लेकर पुनः उपस्थित हुए। अभी इसके पूर्व के पीरियड में हमने आपको जानकारी होना चाहिए कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसकी शाखाएं, ब्रांचेस, भौतिकी भी है, फिजिक्स, रसायन भी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी है। तो अभी जो मूलभूत अवधारणा इसके पूर्व के पीरियड में पढ़ाई गई वो सब केमिस्ट्री से जुड़ी हुई थी, रसायन शास्त्र से। अब जो मूलभूत अवधारणाओं का आज अध्ययन कर रहे हैं ये विज्ञान में फिजिक्स यानी भौतिकी से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पूर्व के पीरियड में भी कहा है कि ये जो मूलभूत अवधारणाएं हैं ये खेल खेल में हमको कक्षा दूसरी तीसरी, मान लीजिए चौथी कक्षा से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम, और इसका वास्तविक ज्ञान चौथी पांचवी में तो खेल खेल के पढ़ लेते हैं। वास्तविक ज्ञान होता है छठवीं सातवीं आठवीं में, और तकलीफ कहाँ शुरू हो जाती है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो ये मूलभूत अवधारणाएं हैं जो हमारे जहन में, दिमाग में हमारे होना चाहिए, अगर ये हमारे दिमाग में प्रारंभ में ही है, हम ये मान के चलते हैं कि प्रारंभिक कक्षा पांचवी तक के बच्चे में इतना ज्यादा गुणों का विकास नहीं किया जा सकता कि वो बातों को इतना गंभीरता से समझे, लेकिन कक्षा छठवीं में पहुंचा हुआ विद्यार्थी का मानसिक स्तर बदल जाता है और वो ये समझने लगता है कि हमको पढ़ना कितना आवश्यक है और कौन कौन सी जानकारियां जीवन भर काम आने वाली है। तो हम जिन मूलभूत अवधारणाओं के बारे में आपको अध्ययन करा रहे हैं वो जीवन पर्यंत, जब तक आप अध्ययन करेंगे तब तक काम की वस्तुएं हैं। यानी कक्षा पांचवी, चौथी पांचवी से लेके विश्वविद्यालय तक, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज यानी महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब जगह काम की चीजें हैं। तो अपन अध्ययन करना शुरू करते हैं छोटी छोटी जानकारियां जो आपको होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहली बात होती है स्थिर और गतिशील अवस्था। वस्तु जो होती है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हम हर जगह वस्तु कहेंगे, लेकिन फिजिक्स में जब हम ऊष्मा पढ़ेंगे तो उधर वस्तु ना बोल के निकाय बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम फिजिक्स में यानी भौतिकी में, विज्ञान में प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक विषय, टॉपिक, अध्याय में हम वस्तु को वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जब हम ऊष्मा पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, तब हम उसे निकाय के नाम से संबोधित करते हैं। निकाय मतलब गैसों का एक पिंड। ठीक, अब आप समझें। तो हमने बोला स्थिर और गतिशील अवस्था। जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल देती है वो गतिशील अवस्था में कहलाती है, और जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती वो स्थिर अवस्था में कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर और गतिशील अवस्था की मूल जानकारी होने के बाद ही आप बाकी गुण समझ पाएंगे। हर चीज में स्थिर भी होती, तो स्थिर क्यों है, अपने आप क्यों नहीं चली? गतिशील है तो अपने आप क्यों नहीं रुकी? बहुत सारी बेसिक जानकारियां हैं जो आगे भी हमें अध्ययन करना है। तो जो वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलती वो स्थिर अवस्था में कहलाती है, जो वस्तु समय के साथ स्थान बदलती है वो गतिशील अवस्था में कहलाती है। ध्यान देने वाली बात, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है जड़त्व। सुनिएगा, ये न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने इस शब्द की खोज की थी, और इसके बारे में जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो भी न्यूटन का पहला नियम कहलाता है गति का, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जो जड़त्व की परिभाषा भी है। जो वस्तु स्थिर है वो हमेशा स्थिर रहेगी, जो गति कर रही है वो हमेशा गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर बाहर से बल ना लगाया जाए। मतलब जो रखी है जब तक धक्का नहीं दोगे चलेगी नहीं, और जो आ रही है उसको जब तक रोकोगे नहीं रोकेगी नहीं। तो वस्तु स्वयं से अपना स्थान कभी नहीं बदलती, ना वो अपनी अवस्था बदलती है। वस्तु स्वयं से ना तो अपनी स्थिति बदलती है, स्थान बदलती है, ना अवस्था बदलती है। तो वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। तापमान बदलने से बर्फ पानी में बदलता है, अगर तापमान में परिवर्तन ना हो तो बर्फ बर्फ ही रहेगा।
स्वतः से खुद से अपनी स्थिति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाना जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व स्थिरता का भी होता है और गतिशीलता का भी होता है। जो स्थिर वस्तुएं हैं उनका जड़त्व स्थिरता का जड़त्व कहलाता है। जो वस्तुएं गतिशील हैं उनका जड़त्व गतिशीलता का जड़त्व कहलाता है। अब आते हैं गति पर। हाँ, आपको एक बात बताना थी कि अपन जो मूलभूत जानकारियां पढ़ रहे हैं इसके लिए स्क्रीनशॉट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेगुलर लाइव पढ़ाया जा रहा है। आप इसको यथावत ध्यान से सुने और सुनने के बाद अच्छे से कंठस्थ कर ले, ध्यान से अपने अंदर उतार लें और फिर उसको कॉपी में लिख लें। अब आते हैं अपन गति पर। तो गति के 3 प्रकार मूलतः पढ़ना है: सरल रैखिक गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। सीधी सरल रेखा में अगर वस्तु चल रही है तो उसे सरल रैखिक गति कहते हैं। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर घूम रही है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ये वृत्तीय गति है। और घूर्णन गति, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, अपनी ही दूरी पर घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। और किसी वस्तु के चारों ओर निश्चित दूरी पर रहकर घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। घूर्णन गति अपने ही अक्ष पर घूमती है वस्तु, और वृत्तीय गति में वस्तु दूसरी वस्तु से निश्चित दूरी पर रहकर गति करती है। तो गति के 3 प्रमुख प्रकार पढ़ना है। अब आगे आते हैं। आगे है परिमाण, भार और द्रव्यमान। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, इसको परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दो, यानी पृथ्वी ने किसी भी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया है वो उस वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऊपर फेंको कोई भी चीज को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। दूसरे तरीके से किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में यदि गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाए तो उसे भार कहते हैं। अब आता है द्रव्यमान। भार बराबर हमने बोला द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान क्या होता है? जहां पर गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम हो तो वहां पर तोड़ने पर हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। मतलब जो मौलिक इकाई है वस्तु की वो द्रव्यमान है। इसकी परिभाषा आदर्श है, और जो चीजें साइंस में आदर्श होती हैं उनको प्रायोगिक सत्यापन करना मुश्किल कार्य है। जैसे बिंदु, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई नहीं होती उस आकृति को बिंदु कहते हैं। ये परिभाषा सुनने में, समझने में सही है, लेकिन आप ऐसी कोई भी आकृति नहीं है जिसका आज के समय में आप मापन ना कर सके। यानी बिंदु की परिभाषा आदर्श है, पढ़ने को है, लेकिन अगर आपसे बोलेंगे सत्यापित करके दिखाओ तो आप प्रायोगिक सत्यापन में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज का माइक्रो, नैनो, बहुत छोटी से छोटी चीज का भी आजकल मापन किया जा सकता है। अगले बिंदु पर आते हैं, सदिश और अदिश राशि। तो आपको तो पहले भी जानकारी थी, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। मतलब आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ से A से B दूरी तक जाना है और इस दिशा में जाना है, यानी दूरी भी दी जाए और दिशा भी दी जाए, तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि कहलाती है। जिसमें परिमाण भर होता है, दिशा नहीं दी जाती, वो अदिश राशि कहलाती है। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। वेग यानी वेलोसिटी, ये देखिए आप लिखा वेग यानी वेलोसिटी, तो हमने सदिश यानी तीर का चिन्ह लगाया। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डी, ये सदिश राशि है। ये एस फॉर स्पीड, स्पीड यानी चाल अदिश राशि है, तो इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया। डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी अदिश राशि, इसलिए तीर का निशान नहीं लगाया। तो जिनके ऊपर तीर का निशान लगा है वो सदिश राशियां हैं, जिनके ऊपर तीर का निशान नहीं लगा वो अदिश राशियां हैं। तो जिसमें परिमाण के साथ दिशा दी जाए वो सदिश, जिसमें परिमाण के साथ दिशा ना दी जाए वो अदिश राशि कहलाती है। अब वेग यानी
और इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय यानी 1 सेकंड। 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल कहलाती। दूरी बोला मतलब अदिश, चाल बोला मतलब अदिश। और 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता। विस्थापन सदिश तो वेग सदिश। तो आप ध्यान देंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो वेग को लिखते हैं v, वेक्टर v बराबर वेक्टर d अपॉन t, और यहाँ लिखते हैं चाल को s यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम d अपॉन t। ये चाल का सूत्र है, ये वेग का सूत्र है। वेग में आपको ये लगाना है, ये विस्थापन है, ये दूरी है डिस्टेंस, ये स्पीड है चाल, ये वेलोसिटी वेग, ठीक है ना। अब मात्रक बनाते बनना चाहिए। मात्रक के बारे में हमको चौथी कक्षा में हल्का हल्का तीसरी में बता दिया जाता, मापन करना। भैया शक्कर काय में लाते हो, बोले 2 किलो शक्कर दे दो, 3 किलो शक्कर दे दो, अच्छा ठीक वो हो गया। बोले तू तेल काय में लाते हो, दूध काय में लेते हो, बोले 2 लीटर दे दो, 200 मिलीलीटर दे दो, अच्छा। बोले कपड़ा काय में लेके आते हो, बोले मीटर में लेके आते हैं, कितने मीटर या इतने सेंटीमीटर, बोले ठीक। अब आप ये बताओ, बोले दूरी काय में नापते हो, बोले मीटर किलोमीटर में, कितने किलोमीटर गए, इतने मीटर गए। तो आप ये जो बाद में बोल रहे हो किलो, लीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये मात्रक कहलाते हैं। तो मात्रकों का बहुत उपयोग है। 2 पद्धतियां होती हैं, CGS और MKS। CGS मतलब होता है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो CGS पद्धति में अगर आपने लिखा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इनका मात्रक होगा। ऊपर वाला विस्थापन या दूरी को लिखोगे सेंटीमीटर में और समय को लिखोगे सेकंड में, ठीक है ना। और अगर आपने इसको MKS में लिखा तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड। अब वेग या चाल ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समान और परिवर्ती। यदि वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय कर रही हो, समान समय में समान दूरी तय कर रही हो, तो उसकी गति, उसका वेग एक समान वेग कहलाता है, उसकी गति एक समान गति कहलाती है। और यदि वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग वेग, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी, अलग अलग विस्थापन तय करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती वेग, परिवर्ती गति। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि यदि समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान वेग कहते हैं, और अलग अलग समय में अलग अलग दूरी, अलग अलग विस्थापन तय किया जाए तो उसे हम परिवर्ती वेग कहते हैं। यही चीजें गति में भी लगती हैं। एक समान गति, परिवर्ती गति। एक समान मतलब एक सी स्पीड में चले, और परिवर्ती मतलब जो बार बार बदले, उसको परिवर्ती गति कहते हैं। तो एक समान वेग और परिवर्ती वेग समझ में आ गया आपके। अब मूल बात पर आते हैं, जो है त्वरण और मंदन। किसी भी वस्तु के वेग में वृद्धि होना, किसी भी वस्तु के वेग में बढ़ना, 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, वेग में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे त्वरण कहते हैं। और अगर वेग में कमी हो रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर आखिरी में 0, इसको मंदन कहते हैं, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो त्वरण मतलब होता है वेग में वृद्धि की दर, त्वरण कहलाती है, और वेग में कमी की दर मंदन कहलाती है। तो वेग अगर लगातार बढ़ रहा है तो अपन कहते हैं कि वस्तु में त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और अगर वेग में कमी हो रही है तो वो मंदन है। गाड़ी में स्पीड बढ़ाते हैं तो वो त्वरण है, और ब्रेक लगाते हैं तो वो मंदन है। किसी भी चीज की दर निकालना हो तो उसमें समय से भाग भी देते हैं। वेग की परिभाषा है, त्वरण की परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, किसी भी चीज की दर निकालना है तो समय से भाग दे देना है। वेग में परिवर्तन की दर
यानी वेग में परिवर्तन बटे लगा समय, आयु में परिवर्तन की दर तो आयु में परिवर्तन बटे लगा समय, रुपए में परिवर्तन की दर मतलब रुपए में परिवर्तन बटे लगा समय। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अपन ने लिखा त्वरण यानी वेग में परिवर्तन बटे लगा समय, तो बाद वाला वेग ज्यादा होगा, पहले वाला वेग कम होगा, क्योंकि त्वरण में वेग बढ़ जाता तो बाद वाला ज्यादा होगा। कुल मिला के ये वेग में से वेग घटाओगे वेग ही आएगा। वेग का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड और बटे सेकंड, तो हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। सीजीएस में इसका मात्रक और एमकेएस में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस में मात्रक हुआ त्वरण का। त्वरण और मंदन के मात्रक एक से, यदि धनात्मक चिन्ह लगाएंगे तो त्वरण है और अगर आपने ऋणात्मक चिन्ह लगाया तो वो मंदन है। जैसे गति के समीकरण है v बराबर u प्लस अल्फा टी, तो ये त्वरण है, और v बराबर u माइनस अल्फा टी, तो ये मंदन है। अगर धनात्मक है तो त्वरण, ऋणात्मक है तो मंदन। तो गति के समीकरणों में जब हम धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं तो वो सारे के सारे तीनों गति के समीकरण त्वरण के लिए होते हैं, और यदि ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं तो वो तीनों के तीनों समीकरण मंदन के लिए होते हैं। अगली बात पर आते हैं, त्वरण और मंदन भी ऐसा ही है, एक समान त्वरण और परिवर्ती त्वरण, जैसे वेग था वैसे ही त्वरण है। यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर एक सी हो, हर सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड एक सा बढ़ रहा हो वेग, तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। और यदि किसी वस्तु का वेग पहले सेकंड में 2 मीटर बढ़ा प्रति सेकंड, दूसरे में 4 बढ़ा, तीसरे में 8 बढ़ गया, मतलब अलग अलग समय में वेग में परिवर्तन की दर यदि अलग अलग है तो उसे हम परिवर्ती त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर एक सी हो तो एक समान त्वरण, और वेग में परिवर्तन की दर अलग अलग हो तो उसे परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण कहते हैं। यही मंदन में होता है। ध्यान समझना है अपन को, बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें। जैसे अभी हमने आपसे बताया एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, एक समान वेग, परिवर्ती वेग। तो त्वरण मंदन में थोड़ा सा अंतर है, त्वरण यानी वेग में वृद्धि और मंदन यानी वेग में कमी। अब आगे देखें आप, संवेग लिखा हुआ है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यही परिभाषा बोल दो सबसे अच्छी, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसके आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। वैसे ही आवेग, किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाए बहुत कम समय के लिए, जब बल लगाया जाता है तो उसको तात्क्षणिक बल कहते हैं, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो तात्क्षणिक बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगाया गया हो, तात्क्षणिक बल लगाया गया हो, तो लगाए गए बल और समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। तो संवेग यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, और आवेग यानी बल और समय का गुणनफल। ये मैं आपको बता चुका हूं। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी वस्तु पर जितना आकर्षण बल लगाती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसे अपन ने वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, यानी उसकी पृथ्वी से दूरी कम हो रही है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, तो उसके वेग में वृद्धि होगी, वो स्पीड के साथ नीचे आएगी बहुत तेजी गति से, उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और हमने अगर पत्थर को ऊपर फेंका तो वो पहले तो तेज जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाके रुक जाएगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वेग में कमी हो रही, तो उसको मंदन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु पृथ्वी की ओर गति कर रही है तो वो गुरुत्वीय त्वरण है, और यदि वस्तु पृथ्वी से विपरीत दिशा में गति कर रही है तो वो गुरुत्वीय मंदन है। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब पृथ्वी से ऊपर फेंकोगे उसको मंदन कहेंगे, और वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगी तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अब ये बाकी की जो विषय वस्तु है ये अगले पीरियड में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बीच में मैंने लिखा था बल, तो बल समझ लें आप, बल वो बाह्य कारक है, बल वस्तु खुद से नहीं लगाती, बल बाहरी
कारक है, बाहर से लगता है। बल वो बाहरी कारक है, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति बदल देता है, अवस्था बदल देता है। वस्तु रखी है, बल लगाया तो चलने लगी, चल रही थी, बल लगाया तो रुक गई, यानी स्थिति बदल गई। वस्तु रखी थी, आपने हथौड़ा लेके दिया, मारा तो चूर चूर हो गई, तो उसकी अवस्था बदल गई, ठीक है ना। तो बल वो बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति या अवस्था बदल देता है, उसे हम बल कहते हैं। बहुत प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी लगाती है, मांसपेशीय बल जो हम हाथों से लगाते हैं, ठीक है ना। बल के अनेक प्रकार हैं। अणुओं के बीच लगने वाला बल अंतराण्विक आकर्षण बल, परमाणुओं के बीच लगने वाला बल अंतरा परमाण्विक आकर्षण बल, दो ग्रहों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो ऐसे बलों के अनेक प्रकार, घर्षण बल, ठीक है ना। तो आपको ये मूलभूत जानकारियां आपके दिमाग में 24 घंटे होना चाहिए। 24 × 7 मतलब 7 दिवस 24 घंटे, मतलब जब तक आप जीवन यापन कर रहे हैं, जब तक शैक्षणिक जीवन जी रहे हैं, आपको सब चीज बने। ध्यान दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप अब हमको फॉलो और लाइक कर सकते हैं। हम आपके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। स्क्रीनशॉट की सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारियां उपलब्ध करा पाए। शुभकामनाएं। नमस्कार।